विद्या ददाति विनयम। संस्कृत का श्लोक है, ध्यान से समझिए, इसमें बहुत कुछ है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। पात्रत्वात् धनम मानोप्ति। पात्रत्वात् धनम मानोप्ति। धनात् धर्मा धनात् धर्म तथा सुखम। मतलब इसका अर्थ है विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान से हमें क्या मिलता है? विनय मिलता है। विनय का मतलब होता है विनम्रता। ज्ञान से हमें विनम्रता मिलती है और विनम्रता से हमारे अंदर क्या आती है? योग्यता। विद्या से हमें विनय मिलती है। विनय का मतलब है विनम्र। विद्या से हमें विनम्रता मिलती है और विनम्रता से हमें योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन मिलता, योग्यता से हमें धन मिलता है और जिस धन से हम धर्म के कार्य करते हैं और उस धर्म से हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। मतलब सारा कुछ किस पर डिपेंड है? विद्या से। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। पात्रत्वात् धनम माप्नोति। धनम धर्मा तथा सुखम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम साइंस का जो चल रहा था हमारा प्रकाश का परावर्तन, उसका दूसरा भाग आपको लेकर आए हैं। इसमें हम सारे प्रकार के जो नियम होते हैं अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण का सिर्फ एक नियम होता है और अवतल दर्पण की 6 स्थितियां होती हैं। कितनी? 6। मतलब वस्तु जो होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो 6 जगह पर रखा जा सकता है। किसमें? अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में सिर्फ कहीं पर भी रखो, जो प्रतिबिंब है वो वहीं पे बनेगा। मतलब प्रतिबिंब जो होता है वो दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर बनता हुआ दिखाई देता है, पर रियल में होता नहीं है, वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है और सीधा भी बनता है और बड़ा भी बनता है वस्तु से। ठीक है, ये तो थी हमारे अवतल और उत्तल दर्पण की बात। अब बात कर लेते हैं समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जितनी बड़ी वस्तु होगी और दर्पण के बिल्कुल नज़दीक में रख दोगे तो वस्तु का साइज और जो आपका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर, उन दोनों का साइज जो होगा वो बिल्कुल सेम लेवल में होगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे जैसे ये दर्पण है, मान लो ये वाला हाथ हमने इसको दर्पण बना दिया, ये इसको वस्तु बना दिया, या हमने एक ये ले लिया पेंसिल, इसको हम जितना पास में लाएंगे, जितनी लंबी ये है उतना ही लंबा इसमें प्रतिबिंब बनेगा। जैसे जैसे इसको हम दूर करते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो अब इनको हम समझते हैं। पहले तो हम ये कुछ इसमें की टर्म हैं उनको जान लेते हैं। जैसे हमने अभी पिछले में लिख रखा था, यही सेम लिखा था, हमने वैसे ही लिखा रहने दिया है, मिटाया नहीं, कुछ भी इसमें हटाया नहीं है। अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र वो होता है सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। किसी गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र मतलब सी कहते हैं। उसको हम सी अल्फाबेट से लिखते हैं। अब वक्रता केंद्र को तो हम सी से लिखते हैं, तो फिर फोकस दूरी क्या होगी? सी और पी, मतलब
सी और पी इन दोनों के बीच में जो आधा पॉइंट बनता है, जहां पर बिल्कुल आधा आधा हो जाता है, वही हमारी क्या होती है, फोकस। उसी को हम फोकस केंद्र भी कह सकते हैं, फोकस दूरी भी कह सकते हैं। मतलब पोल से, ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। पोल से, ध्रुव से केंद्र तक की वक्रता, केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसमें कुछ की टर्म हैं, इनको ध्यान से देखते हैं। हम इधर लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसको हटा देते, नहीं इसको बना रहने दो, अभी ये हेल्प करेगा बहुत हम लोगों की। ठीक है, ये हम लोगों की काफ़ी हेल्प करेगा। अब देखो, पहले तो हम देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है? जैसे ये है, ये हटाओ इसको, ये सी है यहाँ पर, ये तुम्हारा सी है अंदर में, तो इस वाले को हम अगर हटा दें उधर और इधर वाले को इधर हटा दें, बीच से आधा आधा कर दें, तो ये आधा आधा बनेगा। और यहाँ पर और यहाँ पर इस वाले की फोकस ये रहेगी, इस वाले की फोकस ये रहेगी, तो फिर क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर बनेगा कि वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मूल बिंदु या केंद्र बिंदु, गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को, गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ये तो हो गई बात हमारे वक्रता केंद्र की। अब फोकस की क्या बात हुई? फोकस दूरी क्या होती है? यहाँ पर लिख देते हैं फोकस दूरी, फोकस, फोकस दूरी, फोकस लिखते हैं सीधे, फोकस दूरी नहीं। फोकस दूरी की अभी बात ही नहीं करेंगे, पहले अब दूरी की बात अपने आप समझ जाओगे जब फोकस समझ में आ जाएगा। तो फोकस क्या होता है? वह बिंदु, वह बिंदु जहां पर, जहां से परावर्तन होने के बाद, परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण, परावर्तित किरण परावर्तित किरण होकर जाती है, होकर जाती है। या इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यहाँ पर एक पॉइंट बना लेना कि वक्रता त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी, आधी दूरी, आधी नहीं है आधी है, आधी दूरी फोकस कहलाती है या फोकस दूरी कहलाती है। फोकस आधी दूरी पर बिंदु, फोकस कहलाता है। ठीक है, अब P क्या है? पोल, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव वह होता है जो दर्पण के द्वारकों का
आधा, मतलब M1 और M2 ये दर्पण के द्वारक हैं या इनको हम द्विध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, दर्पण के द्वारक, दर्पण के द्वारकों तथा दर्पण के द्वारकों को आधा दर्पण के द्वारक हैं, इनको आधा कर रहा है। ठीक, और है कहाँ पर? दर्पण के द्वारकों को आधा तथा मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई ध्रुव की बात। अब आगे हम देखो, अब क्या क्या हो गया? C हो गया, F हो गया, इसको C लिखते हैं, यहाँ पर C लिख देते हैं। ठीक है, और इसको F लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं? P। ठीक है, ध्रुव P से लिखा जाता है, फोकस को F से लिखते हैं, वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं। और अब P, F, C ये दोनों तीनों हो गए। अब क्या बचा इसमें? अब M1 M2 बचा है। अब इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं और फिर हम M1 M2 की कहानी बताते हैं आपको। M1 M2 क्या है? तो द्वारक होते हैं हमारे M1 और M2, इनको हम द्वारक बोलते हैं। द्वारक क्या होते हैं? गोलीय दर्पण से काटे गए भाग के दोनों सिरे दर्पण के द्वारक कहलाते हैं। द्वारक क्या होते हैं? हमने इस दर्पण को इस वाले गोले में से काटा था। ठीक है, और ये है कौन सा दर्पण? ये अवतल है, अवतल, और ये उत्तल है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल है। मतलब जो ऐसे रहता है इस टाइप से, उसको हम अवतल कहते हैं, इसमें इधर से लाइट पड़ेगी। और जो उत्तल है ये ऐसे रहता है, इधर पेंट होगा, इधर लाइट पड़ेगी, मतलब पीठ की ओर, और इसमें सामने की ओर। ठीक है, जिसमें सामने की ओर पड़ती है लाइट उसको अवतल कहते हैं, जिसमें पीठ की ओर लाइट पड़ती है उसको उत्तल कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो इसमें सब हो गया होगा। देखो, F भी हो गया, C भी हो गया, P भी हो गया, M1 भी हो गया, M2 भी हो गया। ठीक है, अब हम पूरे की बात करते हैं। इसको पूरे को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। चल नहीं रहा, क्या चक्कर है यार? मार्कर मुख्य अक्ष, इसको इंग्लिश में मेन एक्सिस कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? जहां पर वक्रता केंद्र
फोकस और दर्पण का ध्रुव P, ये तीनों एक साथ उपस्थित रहते हैं, उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिख देते हैं इसी भाषा में, जहां वह सीधी रेखा, वह सीधी रेखा जहां पर दर्पण के सभी भाग, कौन कौन, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव तीनों उपस्थित होते हैं, तीनों उपस्थित होते हैं। उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इतना तक तो आपको आना चाहिए भाई, इतना तो समझ में आना चाहिए। अब हम इसके आगे की कहानी करते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्थितियां होती है जब हम किसी भी एक रे को, रे मतलब किरण, एक किरण को हम इस पर छोड़ते हैं, किस पर, अवतल दर्पण पर। पहले अवतल दर्पण की बात करेंगे क्योंकि इसमें 3 स्थितियां होती हैं और जो वस्तु की स्थिति होती है वो 6 जगह पर रहती है और इसमें सिर्फ एक ही जगह पर रहती है। आप कहीं पर भी रखिए, प्रतिबिंब एक ही जगह पे बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसकी बात करेंगे और इसको सबसे लास्ट में देख लेंगे। चलो पहले हम इसके 3 नियम जानते हैं इसके। चलो, परावर्तन के जो नियम थे वो तो हमने बता दिए थे, लेकिन अब अवतल दर्पण पे जब परावर्तन होगा उसके 3 नियम कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं आगे भाई। 3 नियम जल्दी से, ताकि वीडियो में कुछ ज़्यादा कवर हो सके। 2-3 पार्ट बनाने पड़ेंगे, ये लेसन चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। मार कर देखते हैं, पूरा चल नहीं रहा, क्या चक्कर है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस अवतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती हैं, ये कैसे काम करता है। चलो पहले अवतल दर्पण की विशेषताएं जान लेते हैं। हम यहाँ पर 3 फिगर बनाएंगे, उन 3 फिगरों के हिसाब से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई हम 3 फिगर बनाते हैं यहाँ पर।
और इन तीनों फिगर्स में हमें क्या करना है कि इन तीनों फिगर्स में हमें एक साथ सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि और उनकी स्थितियां जो होती हैं, जब हम किसी रे को इन तीनों पर एक एक करके गुजारेंगे तो देखना 3 कंडीशन बनेंगी। वो तीनों कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। पहले हमें बनाना है इसका मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। चलो पहले हम मेन एक्सिस बना देते हैं सब में, इन तीनों में। ये रहा हमारा मेन एक्सिस, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं। वैसे मेन एक्सिस लिख के आता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस भी लिख के आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये कुछ ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसको हम इधर से पेंट कर देते हैं भाई, सबको पेंट तो करना पड़ेगा ही, और साथ में हम इसका M1 M2 भी लिख देते हैं और इसमें भी पेंट लगा देते भाई, पक्के पेंटर हैं हम भी, करना पड़ता है एंटिंग पेंटिंग सब। M1 M2 और इधर भी लिख देते हैं M1 और इधर लिख देते हैं M2, इसमें भी पेंट कर देते हैं भाई। एशियन पेंट्स काफ़ी मजबूत और टिकाऊ, मतलब मजबूत कहाँ होती है, वो टिकाऊ होती है। चलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं P, तो यहाँ पर हमने लिख दिया P, यहाँ पर भी लिख देते हैं P और यहाँ पर भी लिख देते हैं P। अब इसको हमने, इस गोले को अगर पूरा कर दें तो C यहाँ पर आएगा लगभग, ये सेंटर है, ये सेंटर है और इसका ये सेंटर है, और इसको हमने C लिख दिया, इसको भी C लिख दिया और इसको भी हमने C लिख दिया। अब फोकस कहाँ पे रहेगा, इस वाले बिंदु के और इस वाले P वाले बिंदु के, इस वाले, इनके बीच में, पूरा बीच में ये रहा, तो ये हमारा हो गया फोकस और ये हमारा हो गया फोकस और ये हमारा हो गया फोकस। ठीक, अब देखो 3 स्थितियां इसमें कौन कौन सी बनती हैं। ये तो हमने पूरा दर्पण बना दिए हैं, तीनों एक ही दर्पण है, मतलब उत्तल ही हैं तीनों, लेकिन इनकी 3 स्थितियां अलग अलग होंगी। कैसे, अब यहां पर हम तीनों स्थितियों का जिक्र करेंगे और फिर इधर देखेंगे, मतलब जिक्र करेंगे, बताएंगे, उर्दू बोल देते कभी कभी। तो यहां पर हम पहला पॉइंट लिखेंगे, जो पहली कंडीशन है वो क्या है, जब कोई किरण कोई प्रकाश की किरण, हाँ किरण तो प्रकाश की ही होगी, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है मतलब दर्पण पर पड़ती है। ठीक है, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के लंबवत हो जाती है, मुख्य अक्ष के लंबवत का मतलब है मुख्य अक्ष के लंबवत, वर्टिकल हो जाती है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत होकर तथा
फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। फोकस से होकर जाती है। जाती है या गुजरती है। ये इसकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन इसकी लिखो भैया। दूसरी कंडीशन ये है, अभी यहाँ पर जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती थी, अब समांतर की जगह लंबवत और लंबवत की जगह समांतर। ठीक है, चलो अब लिखो, यही चीज सेम लिखना है। जब प्रकाश की एक किरण जब प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत आती है तो परावर्तन के बाद पूरा उल्टा हो जाता है। मतलब ऊपर वाली कंडीशन के पूरा उल्टा रहता है ये वाला। ठीक है, हाँ। जब प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के लंबवत आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर तथा फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये इसकी दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन इन दोनों से बिल्कुल अलग है। क्या है भाई? अभी तो इसका उल्टा ये हो गया, या ये कह लो कि इसका उल्टा ये हो गया, लेकिन अब इन दोनों का उल्टा क्या होगा? दोनों का उल्टा देखिए क्या हो जाएगा। जब प्रकाश की एक किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, मतलब इससे वक्रता केंद्र से आती है और तो परावर्तन के बाद अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है।
ठीक है, देखो जब प्रकाश की एक किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब इन कंडीशनों को, तीनों कंडीशंस को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले में कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। चलो भाई, मुख्य अक्ष के समांतर हम एक रे को हम मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं। ये हमने एक रे हम डाल रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये हमारा मुख्य अक्ष है, हम इस रे को इस पे डालेंगे। चलो भाई, हमने एक किरण ये डाल दी, ठीक है। फिर इसमें कंडीशन में क्या कह रहा है? कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाती है। अब मुख्य अक्ष ये रहा और इसके समांतर तो है ये, अब ये आ रही है। अब परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से। चलो भाई, फोकस से इसको निकाल दो इधर, ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। ये इसकी पहली कंडीशन हो गई। अब आपको एक चीज देखनी चाहिए कि यहां पर जो आपको दिख रहा है, यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए यहां क्या हो रहा है। अगर यहां पर हम यहां से एक रे डाल दें तो ये भी वही कंडीशन में जाएगी, मुख्य अक्ष के लंबवत हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। देखिए हम यहां पर भी एक किरण डाल देते हैं, मान लो ऐसे, मुख्य अक्ष के समांतर है और परावर्तन होगा तो ये ऊपर की ओर निकल जाएगी, ऐसे निकलेगी। ये लो, कंडीशन दोनों एक ही फॉलो कर रही हैं। देखो ये मेन एक्सिस से होकर जा रही है और उधर क्या करेगी, ये इधर निकल जाएगी फोकस से होते हुए। ये आ रही है, नीचे से आ रही, ऊपर निकल रही है, ऊपर से आ रही है, नीचे की ओर निकल रही है, लेकिन निकल कहाँ से रही है? फोकस से, परावर्तन के बाद। अब इसमें क्या कंडीशन है? इसमें कहता है कि जब कोई किरण फोकस से होती हुई परावर्तित होती है, मतलब जब कोई किरण मुख्य अक्ष के लंबवत आती है। चलो भाई, मुख्य अक्ष के लंबवत डालते हैं एक किरण को, ये रही हमारी एक किरण, मुख्य अक्ष के लंबवत डाल देते हैं और मुख्य अक्ष के लंबवत डाल दी और ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर आती है, यहाँ पर लिखते हैं तथा, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से आती है, फोकस, यहाँ फोकस लिखना पड़ेगा तभी सही होगा, फोकस से आती है, फोकस से आती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हटाओ, अब ये यहाँ से हट जाएगा, गलत हो गया था थोड़ा सा। चलिए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, यहाँ फोकस से होकर गुजरती है और यहाँ डायरेक्ट फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसमें इससे आती है, इस वाले से, तो इसको बना देते थोड़ा सा, ये ऐसे हो गया और ये निकल गई। अब इसमें इधर से अगर कोई एक रे आएगी ऐसे, तो ये भी ऐसे ऐसे आएगी इस तरीके से, ये ऐसे निकल जाएगी, इधर ये निकल जाएगी, अरे इधर से जाएगी, इधर से जा रही है, ये ऐसे जा रही है और ये इधर से ऐसे निकल जाएगी, ये निकल गई, है ना। तो इस तरीके से ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। मतलब इसमें आए, इसमें आती है समांतर होकर और तब
परावर्तन के बाद फोकस से जाती है। इसमें पहले फोकस से होकर ही आती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वक्रता त्रिज्या से होकर आती है। तो इसको हम हटा देते हैं, तभी बनेगा, इसको हटा देते हैं। तीसरा वाला रूल हमने हटा दिया है, आपने लिख लिया होगा या समझ गए होंगे। अब इसमें वक्रता त्रिज्या से ही होकर आती है। चलो भाई, वक्रता त्रिज्या से ही होकर आती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या से ही होकर आती है, ये आ रही है, फिर परावर्तन हुआ और फिर ये उसी मार्ग पे वापस लौट रही है। सेम यहाँ पर भी, इधर भी ऊपर की ओर भी वही कंडीशन हो जाएगी। देखिए, पहले ये आ रही है इधर से, अब ये वापस आ रही है परावर्तन के बाद। ठीक है, हाँ, तो ये 3 कंडीशन होती हैं, तब जो हमारा जो प्रतिबिंब है वही बनता है। इन 3 कंडीशन से ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। और जो हमारे लेंस होते हैं, जो हमने देखे हैं, जैसे जो हमारा दूरबीन है, सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, और दूरबीन को हम टेलीस्कोप बोलते हैं। खगोलीय दूरदर्शन को टेलीस्कोप बोलते हैं। और जो हमारी दूरबीन होती है जिससे हम बहुत दूर का देखते हैं, उसमें भी वो भी इन्हीं 3 कंडीशन पर काम करता है, लेकिन उसमें दर्पण ना होकर उसमें लेंस होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दर्पण की। ठीक है, तो लेंस जब हम पढ़ेंगे वो हम अपवर्तन में पढ़ेंगे, परावर्तन में नहीं। वो लेंस हमारा अपवर्तन में आता है, बेस उसका यही रहता है। लेकिन इसमें क्या है, इधर पेंट किया हुआ है, उसमें पेंट नहीं होता है। दोनों तरफ आप आसानी से आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो वो जब हम लेंस पढ़ेंगे उसकी कंडीशन और होगी और इसकी कंडीशन और है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कंडीशन को वस्तु जो होती है उसको उसके हिसाब से दिखाएंगे। मतलब वस्तु को एक एक जगह पे रख के देखेंगे, फिर देखेंगे स्थिति क्या बनती है। ठीक है, हाँ, इसको हटा देते हैं। अब एक चीज इसमें और हम डिसाइड कर देते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद हम इसको हटाएंगे और जो 6 स्थितियां हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। 6 स्थितियों के बाद अगले वीडियो में, और फिर उसी अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, कुछ सवाल भी लगाएंगे जो कभी कभी पूछ देता है 5 नंबर में कि किसी भी दर्पण के लिए या अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र निकालिए। मतलब उसको कैसे डेरिवेशन कैसे करेंगे, सूत्र कैसे बनाते हैं, वो कैसे निकालेंगे। मान लो तुम्हें सूत्र अगर बनाना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, वो हम अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि वो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो वो आया था 7 नंबर में, लॉन्ग क्वेश्चन में आया था वो, और पूरा करके भी आए थे। बहुत अच्छा है, उसमें समझना होता है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। अब देखिए, इनमें हम दूरी की बात कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद में हम वो कंडीशंस, जो 6 कंडीशन बनती हैं, वस्तु को 6 जगह पर रख के देखेंगे। पहले हम कहाँ रखेंगे, पहले हम अनंत पे रखेंगे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र के ऊपर रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, फिर फोकस पर रखेंगे, फिर फोकस के बाद फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। ठीक, तो 6 कंडीशन बनेंगी, 1 2 3 4 5 और एक अनंत वाली 6।
है ना। तो कंडीशन इसमें कितनी बनेंगी, 6। पहले हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले थोड़ा सा, 6 अवस्थाएं वस्तु की रखने की 6 अवस्थाएं कहाँ कहाँ रखेंगे। पहले नंबर में हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर। पहले हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर। अनंत पर स्थिति वस्तु की कहाँ रहेगी, वस्तु की स्थिति अनंत पर रहेगी। हमें पता नहीं है कहाँ पर रखी गई है वस्तु। फिर दूसरी कंडीशन है हमारी, पहली कंडीशन है अनंत पर, दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। फिर वक्रता केंद्र पर, अब कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। फिर आगे कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब मैं लिख दो यहाँ पर तो और अच्छा लगेगा। और अगला कहाँ पर रखेंगे, फोकस। अब डायरेक्ट फोकस पे रखेंगे। अगला रखेंगे हम फोकस पर। अब फोकस पर रखने के बाद हम कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव P के बीच। फोकस तथा ध्रुव के बीच। फोकस तथा ध्रुव के बीच में। तो ये 6 स्थितियां हमारी वस्तु को रखने, जो वस्तु है उसको हम इन 6 स्थितियों पर रख के देखेंगे। पहले कहाँ रखेंगे, अनंत पर, मतलब वस्तु हमारी यहाँ कहीं पर होगी। दूसरी बार अनंत पर, पहले नंबर में अनंत पर, दूसरे नंबर में अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत हमारा यहाँ होगा कहीं इधर में, और वक्रता केंद्र हमारा ये है, तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, इस वाली जगह पे। ठीक। तीसरी अवस्था वक्रता केंद्र पर, मतलब हम वस्तु को यहाँ पे खड़ा कर देंगे सीधे C के ऊपर। अब फिर उसके बाद C और F के बीच, मतलब हम वस्तु को यहाँ पर खड़ा करेंगे। अब उसके बाद हम सीधे वस्तु को कहाँ रख देंगे, फोकस के ऊपर। फिर फोकस और ध्रुव के बीच। बस हो गई 6 के 6 स्थितियाँ। अब यही 6 स्थितियां हमें पढ़नी है। लेकिन इसके पहले हम क्या करें, इसके पहले हमें ये जान लेना है कि दूरी इसकी, जैसे फोकस दूरी और वस्तु तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी, ये क्या होती है। चलो, और ये रहती किस में है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। इसको हम चिन्ह परिपाटी, मतलब जो रूल्स हैं किसके, साइन के। जो साइन है हमारा, साइन का मतलब है चिन्ह। SIN, वो साइन टेन कॉट वाला नहीं, साइन वो ज्या वाला साइन नहीं।
साइन का मतलब है चिन्ह, सिग्नेचर जिसको बोलते हैं उसी का शॉर्ट फॉर्म है साइन, या जो हमारे प्लस माइनस होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारा चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं चिन्हों का नियम। ठीक है, चलो अब ये गोलीय दर्पण में अब ये चिन्हों का नियम किस पर लागू करेंगे? अवतल पे लागू करेंगे। उत्तल पे लागू करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दूसरी कंडीशन है। ठीक है, तो हम किस पर लागू कर रहे हैं? ये यहां पर लिख देते हैं अवतल पे, ऊपर में लिख देंगे अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण पे लागू करेंगे इस चिन्ह परिपाटी को। तो अब हम क्या करेंगे? वस्तु तक की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी, इन तीनों दूरियों को किसमें रखते हैं। चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे वस्तु तक की दूरी, और कहां से नापेंगे? P से। हमारा जो मेन पॉइंट है वो P ही रहेगा। तो यहां पर ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस तक की दूरी, ये क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ये क्या कहलाती है? फोकस दूरी, फोकस दूरी। और ये किसमें रहती है? माइनस में। अब हम बताते हैं माइनस में क्यों रहती है। देखो भैया, हमने शुरू में बताया था, जब भी पहले पार्ट में प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका नियम क्या है? एक, जब हम किरण डालते हैं, जब हम कोई भी रे परावर्तित करते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट, मतलब इधर से इधर की ओर डालते हैं। तो जब इधर से इधर की ओर डालेंगे तो हम दूरी किधर की ओर नाप रहे हैं? इधर की ओर, मतलब उल्टी साइड में। अगर हम उधर की ओर ही दूरी नापेंगे तो फिर प्लस में रखेंगे, मतलब इधर से हम कोई भी रे, ये मान लो यही है, इस रे के अपोजिट साइड में हम चल रहे हैं ना, अपोजिट ही तो रहेगा। ये P यहाँ है और फोकस यहाँ है, तो ये तो यहाँ जाएगी, फिर वापस आ रही है ना, अपोजिट आ रही है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये माइनस में यफ रहता है। फोकस दूरी किस में रहता है? माइनस में यफ। इसको हम कहते हैं फोकस दूरी, ये माइनस में रहती है। आगे ये एक दूरी हो गई। दूसरी दूरी कौन सी है? अब फोकस दूरी के बाद में आती है वस्तु तक की दूरी। कहां से? ध्रुव से कहां तक की दूरी? वस्तु तक की, वस्तु तक की दूरी। फोकस से वस्तु तक की दूरी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लिखते हैं माइनस का u। क्या लिखते हैं? माइनस का u। ये हमारा हो गया माइनस का u। माइनस का u लिखते हैं इसको। ठीक है, और ये भी माइनस में रहता है। क्यों? क्योंकि वस्तु यहाँ रहती है और किरण उधर चलती है। और प्रतिबिंब कब बनता है? जब परावर्तन होगा, जब किरण इधर को आएगी। तो
तो इसीलिए जब इधर को वापस आ रही है अपने ही मार्ग, मतलब अपने ही माध्यम में वापस आ रही है ना, तो इसीलिए जैसे मैं हूँ, मैं इधर की ओर ऐसे बढ़ा, फिर थोड़ी देर बाद फिर इधर की ओर आ गया, तो फिर जब हम इधर की ओर आए हैं तो माइनस हो गया ना। अब तीसरा है ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है -v, क्योंकि प्रतिबिंब भी उधर नहीं बनता है, दर्पण के इधर ही बनता है, उल्टी साइड में। मतलब वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ कहीं पर, इधर ही बनेगा ना, P से, P के उधर थोड़ी ना बनेगा, इसलिए ये भी क्या रहती है, -v। ठीक है, तो ये कुछ होता है हमारा चिन्ह परिपाटी। ठीक है, इतना तक तो समझ में आया होगा, मुझे पता है, और समझ में नहीं आया होगा तो इसको हम एक बार शॉर्ट में, पूरे 1 शॉट में हम पूरा दिखा देंगे जब चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे भाग में देखेंगे कि इस पर सवाल, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए और हिम्मत रखिए। जंग जारी है और इसको जारी रखना है। गांधी जी ने कहा था कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे कल ही मरना हो, लेकिन सीखो इस प्रकार से कि जैसे जिंदगी बहुत बड़ी है। इसी के साथ आप एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, बस आपको पता है क्या करना है।